नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज जुर्म की किसी कहानी की मैं शुरुआत करूं, आपको कुछ नया बताऊं, उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी शिकायत करना चाहता हूं। वो शिकायत ये है कि आप में से बहुत सारे दर्शक मुझे ये कह रहे हैं कि मुझे श्रद्धा और आफताब के मामले से अलग जो मैं हर रोज़ इन्वेस्टिगेशन की कहानियाँ सुनाता हूँ, मुझे उसी पर कायम रहना चाहिए और वही कहानियाँ सुनानी चाहिए। मैं वो कर भी रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी शिकायत आप लोगों से ये है कि जितना व्यूज़, जितने लोग श्रद्धा और आफताब की स्टोरी को देख रहे हैं, मेरी कहानियों पर उसके मुकाबले लोगों की आमद, लोगों का इंटरेस्ट मुझे लग रहा है थोड़ा कम है। तो ऐसा क्यों हो रहा है आप लोग बताइएगा। और मैं ये तो मान कर चलता हूँ कि आप लोग बहुत कमिटमेंट और बहुत लगाव के साथ मेरी स्टोरीज सुनते हैं और मुझे बहुत मान भी देते हैं। मैं इस बात का बड़ा एहतराम करता हूँ। लेकिन व्यूज़ के मामले में आखिर मेरी कहानियाँ क्यों पीछे छूट रही हैं, ये सोचने वाली बात है। और मैं अकेला ये सोचूं तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी थोड़ा तनाव दे दूँ। आप लोग भी ज़रा सोचिए और मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। अब आइए शुरुआत करते हैं। ये घटना राजस्थान की है, राजस्थान के भरतपुर की, और इसी साल की 29 मई 2022। यहाँ चिकसाना पुलिस स्टेशन है और चिकसाना पुलिस स्टेशन की हद में एक गांव आता है, नोह नाम है गांव का, नोह। तो ये जो नोह गांव है, उस गांव में रहने वाले एक शख्स पवन शर्मा अचानक अपने घर से गायब हो गए। पवन शर्मा की उम्र यही कोई 35 साल के आसपास होगी और उनकी शादी जो है 2015 में हुई थी। और ऐसे तो वो खुद भरतपुर के रहने वाले हैं, लेकिन उनका ससुराल है कानपुर में। तो कानपुर की रहने वाली एक लड़की रीमा से उनकी 2015 में शादी हुई थी और इस शादी से दोनों को 2 बच्चे भी हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट इस स्टोरी का ये है कि 29 मई को ये पवन शर्मा अपने घर से गायब हो गए और ऐसे गायब हुए कि फिर कभी किसी को ढूंढे नहीं मिले। घर वाले बहुत परेशान रहे, वो कई दिनों तक इंतज़ार करते रहे। उनका फ़ोन अचानक स्विच ऑफ हो गया। नाते रिश्तेदारों में पता करने की कोशिश की, दोस्त यारों में पूछा कहीं चले तो नहीं गए, जैसा होता है। और फिर फाइनली उनके पिता, जिनका नाम हरि प्रसाद शर्मा है, उन्होंने अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट 4 जून 2022 को चिकसाना पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी गई। सबसे ज़्यादा परेशान और दुखी पवन की पत्नी रीमा थी, क्योंकि रीमा का सुहाग गायब हो चुका था और वो बहुत परेशान थी। पूरे परिवार में सारे लोग ऐसे तो दुखी थे, लेकिन एक हस्बैंड और वाइफ की जो बॉन्डिंग होती है, आप समझ सकते हैं कि, और रीमा का दुख जो है उसके ससुराल वालों से देखा भी नहीं जाता था। वो भी बहुत परेशान रहते थे और वो चाहते थे कि चाहे जैसे भी हो, उनका बेटा जहाँ भी हो वो लौट कर आए। बहुत उन्होंने इंतज़ार किया, लेकिन वक्त गुजरता गया, पुलिस तफ्तीश करती रही, लेकिन पवन शर्मा का कहीं कुछ पता नहीं चला। और धीरे धीरे कई महीने गुजर गए। मई की घटना थी। अक्टूबर महीने में इस कहानी में एक मेजर ट्विस्ट आया। ट्विस्ट ये आया कि 16 अक्टूबर 2022 की रात को रीमा, यानी इस जो घर की बहू थी, शर्मा परिवार की बहू, उसके कमरे से आधी रात को कोई मेल वॉइस, किसी मर्द की आवाज़ लोगों को सुनाई दी। लोग मतलब ससुराल के लोग। अब वो बड़े हैरान हुए कि भाई आधी रात को बहू के कमरे से किसी मर्द की आवाज़ आ रही है, क्या मामला है। उन्होंने जाकर कमरे के करीब झांक कर देखा और कुछ बाहर से ही एसेस करने, सोचने समझने की कोशिश की कि भाई अंदर चल क्या रहा है, रीमा किससे बात कर रही है। लेकिन जब उन्होंने कान लगाकर सुना और जो उन्होंने महसूस किया या देखा, जो भी हुआ, उसके बाद उनको लगा कि कुछ मामले में गड़बड़ी ज़रूर है, दाल में कुछ काला ज़रूर है। और इसके बाद चूंकि उनको अब शक हो रहा था रीमा के ऊपर, तो उन्होंने जो रीमा के कमरे की कुंडी है, दरवाजे का जो लैच हम कहते हैं या छिटकिनी जिसे कहते हैं, उसे बाहर से बंद कर दिया। और बाहर से बंद करने के बाद उन्होंने सीधे पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस वालों को बताया और कहा कि हमारी बहू के कमरे में कोई घुस आया है, बहू भी अंदर है और हमें मामला कुछ संदेहास्पद लग रहा है, आप प्लीज़ यहाँ फ़ौरन चले आइए। चूँकि पवन शर्मा जो घर का बेटा है वो ऑलरेडी गायब था, फिर बहू के कमरे में कोई दूसरा आदमी आ गया,
और बहू जो है उस आदमी के साथ आधी रात को कमरे में बंद है, तो मामला कुल मिलाकर आप समझ ही सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा था। पुलिस भी वहाँ पहुँची, चिकसाना थाने की पुलिस, और पुलिस ने देखा कि अंदर जो है रीमा के कमरे में उन्हीं के पड़ोस में रहने वाला एक नौजवान भागेंद्र वो अंदर मौजूद है। अब जब दरवाज़ा पुलिस ने घर वालों की मौजूदगी में खुलवाया तो दोनों अंदर अस्त व्यस्त हालत में नजर आए। बवाल मच गया पूरे परिवार में कि भाई पड़ोस का लड़का बहू के कमरे में आधी रात को क्या कर रहा है। घर वालों का जो गुस्सा था, जो ठुकाई पिटाई वाली बात थी, वो सब जो होना था वो तो हुआ। उसके बाद पुलिस जो है इन दोनों को थाने लेकर गई। इधर शर्मा परिवार को अब ये लगने लगा कि इस पूरे एपिसोड का हमारे बेटे पवन शर्मा की गुमशुदगी से कोई ना कोई ताल्लुक, कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर है। उन्होंने अब थाने में जो गुमशुदगी की तहरीर दी थी, उस तहरीर में उन्होंने अपनी बहू का भी नाम जुड़वाया और साथ में जो बहू का प्रेमी था, पड़ोसी जो पकड़ा गया था कमरे के अंदर, भागेंद्र, उसका भी नाम जुड़वाया और कहा कि हमें अब पूरा यकीन है कि हमारा बेटा पवन शर्मा जो है उसको इन्हीं दोनों ने गायब किया है। तो आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज़ छानबीन करके पता कीजिए कि इन दोनों का हाथ वाकई उस गुमशुदगी में है कि नहीं। एक तरह से ये दोनों रेड हैंडेड पकड़े गए थे। इसके बाद पुलिस ने दोनों को थाने में बुलाया और बुलाने के बाद पूछताछ चालू की। पकड़ कर ले जाने के बाद भागेंद्र तो टूटा नहीं, पड़ोस का रहने वाला नौजवान, लेकिन रीमा जो है वो पुलिस की सख्ती और पुलिस के साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के आगे और सस्टेन्ड इंटरोगेशन के आगे वो टूट गई। और उसने टूटने के बाद ये कबूल कर लिया कि उसके पति की गुमशुदगी के पीछे किसी और का नहीं बल्कि खुद उसका और उसके पकड़े गए प्रेमी भागेंद्र का ही हाथ है। तो रीमा ने ये बात बताई कि उसी ने अपने पति को न सिर्फ गायब कर दिया है बल्कि अपने प्रेमी भागेंद्र के साथ मिलकर उसकी हत्या भी कर दी है। पुलिस जिस मामले को इतने दिनों से सुलझाने की कोशिश कर रही थी, फाइनली पुलिस उस मामले को सुलझाने में कामयाब हो गई और कातिल कोई और नहीं बल्कि घर में ही छुपा था और कातिल उसकी बीवी थी जो खुद अपनी जुबान से अपने पति के कत्ल की बात कबूल कर रही थी। अब पुलिस ने रीमा और भागेंद्र से और ज़्यादा सख्ती की और पूछा कि कैसे तुमने गायब किया, क्यों गायब किया, और आज की तारीख में अगर तुमने मान लो पवन शर्मा की जैसा तुम बता रही हो कि तुमने हत्या कर दी है तो उसकी लाश कहाँ पर है। तो इन दोनों ने अब सिलसिलेवार तरीके से जो पूरी कहानी पुलिस को बताई, अब मैं वो आप सबको बताता हूं। हुआ ये कि शादीशुदा होने के बावजूद रीमा जो है पड़ोस में रहने वाले लड़के भागेंद्र के साथ अफेयर में थी और भागेंद्र चोरी छिपे अक्सर इनके घर आया करता था। एक दिन पवन शर्मा को इस बात की जानकारी मिल गई और पवन शर्मा ने दोनों के मिलने मिलाने और संबंधों का विरोध करना शुरू किया, लेकिन यह सिलसिला जो है वो बंद नहीं हुआ। रीमा और भागेंद्र चोरी छिपे मिलते रहे। 29 मई 2022 की रात को भागेंद्र जो है चोरी छिपे रीमा के कमरे में घुस आया था और पवन शर्मा कहीं बाहर गया हुआ था, पति कहीं बाहर गया हुआ था। अब जब पति घर लौटा तो पति को जोर का झटका लगा। पति ने देखा कि कमरे में पड़ोस का लड़का मौजूद है और उसकी बीवी मौजूद है और दोनों को उसने कुल मिलाकर आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इसके बाद विरोध तो होना ही था। पति ने विरोध किया, लेकिन एक तरफ पति और दूसरी तरफ रीमा और उसका प्रेमी भागेंद्र, ये दो लोग पवन शर्मा पर भारी पड़े। उन्होंने पवन शर्मा को काबू किया और काबू करने के साथ ही उसकी वहीं सांस रोककर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। यानी 29 मई 2022 की रात को ही रीमा ने अपने पति की, अपने प्रेमी की मदद से हत्या कर दी। अब हत्या करके लाश को छिपाना और उसे किसी जगह पर ठिकाने लगाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो इन्होंने दिमाग लगाया। दिमाग ये लगाया कि जिस पलंग पर, जिस बेड पर रीमा सोती थी, उसी बेड बॉक्स के अंदर इन्होंने 29 तारीख की रात को अपने पति की लाश को स्टफ कर दिया, ठूंस दिया और फिर पलंग ऊपर से बंद करके, जिस तरह से गद्दे वगैरह रखे होते हैं वो रख के नॉर्मल तरीके से वो जीने लगी। जीने क्या लगी, मतलब एक दिन का वक्त उसने इस तरह से गुजारा। 30 तारीख, अगले दिन 30 मई को जो है वट सावित्री का त्यौहार था। आप देखिए विडंबना कि उसने पति की हत्या की और 30 मई को पूरी दुनिया को दिखाने के लिए उसने वट सावित्री का व्रत रखा। और ये वो व्रत है जिसमें उसने अपने पति की लंबी जिंदगी के लिए कामना की। पूरे ससुराल वालों को लगा कि अरे पता नहीं पवन कहीं बाहर गया हुआ है,
उनको तभी तक इस बात का एहसास नहीं था कि पवन जो है वो गायब हो चुका है। हत्या की बात तो खैर सोच भी नहीं सकते थे, और उन्हें लग रहा था कि चलो पवन कहीं बाहर गया हुआ है और पत्नी जो है देखो यहाँ उसके लंबी उम्र के लिए वट सावित्री का व्रत कर रही है। तो पत्नी ने भी यानी रीमा ने भी पूरे ससुराल पर एक अच्छा इंप्रेशन देने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब भी हुई। लेकिन इसके बाद पवन शर्मा तो लौट कर आया नहीं, उसकी तो हत्या हो चुकी थी। ससुराल वाले परेशान रहे कि पता नहीं हमारा बेटा कहाँ गया, ढूंढ मच गई, सारे लोग तलाश करने लगे, फिर पुलिस के पास गए, वो सारी बातें आप जानते हैं। इन्होंने पुलिस को ये बताया कि एक दिन लाश वहाँ पर रही और अगले दिन रात को यानी 30 तारीख वट सावित्री वाले दिन ही 30 तारीख की रात को रीमा ने अपने प्रेमी भागेंद्र के साथ मिलकर अपने पति पवन की लाश उस बेड बॉक्स से बाहर निकाली और बाहर निकालने के बाद किसी तरह एक गाड़ी में लाद करके दोनों ने वो लाश पास ही बहने वाले एक नहर में जाकर फेंक दी। और इस तरह से उन्होंने एक दिन हत्या की और दूसरे दिन लाश निपटा डाली। 29 और 30 तारीख को ये सब कुछ हो गया, किसी को कानो कान भनक नहीं हुई। इसके कई दिन बाद 4 जून को जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई। उसके बाद पुलिस ढूंढती रही, घर वाले परेशान रहे, लेकिन जो मर चुका था, दुनिया से दूर जा चुका था, जिसकी लाश नहर में डाली जा चुकी थी, वो भला कहाँ से लौट कर आता, तो वो लौट कर नहीं आया। लेकिन इसके बाद जो कहानी में ट्विस्ट आया, बहू और प्रेमी पकड़े गए, वो सब आप जानते हैं। इस तरह से पुलिस ने फाइनली इनको गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस के पास बड़ी चुनौती ये थी कि जो लाश नहर में बहा दी गई, फेंक दी गई, वो लाश गई कहाँ, क्योंकि उस घटना को भी अब काफ़ी लंबा वक्त गुजर चुका था। कहाँ 29 मई की घटना और कहाँ 16 अक्टूबर को उनका पकड़ा जाना। तो इसके बाद पुलिस ने भागेंद्र के और रीमा के कहने पर, उनकी निशानदेही पर, पुलिस ने उस नहर में जाकर तलाशी अभियान की शुरुआत की, गोताखोर बुलाए। और इतने दिन बाद नहर के पानी से लाश तो बरामद नहीं हो सकती थी, लेकिन हाँ, हड्डियों के कुछ टुकड़े, जहाँ पर वो लाश डाली गई थी, फेंकी गई थी, वहाँ पर हड्डियों के कुछ टुकड़े पुलिस को मिले, हड्डियों के कुछ हिस्से मिले। और इसके अलावा पवन ने जो पैंट पहन रखी थी, वो पैंट जो है उस नहर में मिली। और साथ ही लाश के साथ ही पैंट की जेब में शायद आधार कार्ड भी था, वो आधार कार्ड भी पुलिस ने रिकवर किया। तो इस तरह ये जो 2 कातिल हैं, इनकी निशानदेही पर लाश के अवशेष जो हैं वो पुलिस के हाथ लगे। और साथ ही इस मौत की, पवन शर्मा के मौत की, जो मरा, उसकी आइडेंटिटी भी उस आधार कार्ड के जरिए एस्टैब्लिश हो गई। अब जाहिर है भरतपुर की पुलिस या तो इस मामले को कंक्लूसिव एविडेंस के तौर पर पेश करने के लिए, हो सकता है कि नहर से जो लाश बरामद हुई है उसकी डीएनए सैंपलिंग कराए, उसकी जांच कराए और इस्टेब्लिश करे कि हाँ, ये पवन की ही लाश है। और अगर भरतपुर की पुलिस ऐसा नहीं भी करती है, मान लीजिए आधार कार्ड अगर उस पानी से रिकवर हुआ है पवन शर्मा की निशानदेही पर, इस एविडेंस पर भी जो है उन दोनों को माफ़ कीजिएगा, भागेंद्र की निशानदेही पर, इस एविडेंस पर भी प्रेमी भागेंद्र को सज़ा हो सकती है और साथ में जो उसकी पत्नी है रीमा, उसको भी सज़ा हो सकती है। तो इस तरह एक पत्नी जो किसी दूसरे लड़के के साथ अफेयर में इन्वॉल्व थी, शादीशुदा थी, 2 बच्चों की माता थी, उसने इतनी जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। और न सिर्फ हत्या की और पति की लाश निपटाई, बल्कि हत्या करने के फ़ौरन बाद वो वट सावित्री का व्रत रख के पूरी दुनिया को गुमराह कर रही थी कि वो अपने पति के लिए लंबी उम्र की कामना कर रही है। तो इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। वो कहते हैं ना कि जब भी किसी को देखना हो बड़े गौर से देखना, एक चेहरे में छुपे होते हैं कई कई चेहरे। तो एग्जैक्ट शेर की पंक्तियां तो मुझे याद नहीं, लेकिन ये हकीकत है कि इस दुनिया में लोग जो है, बहुत सारे लोग, सारे लोगों के लिए मैं नहीं कहूँगा, बहुत सारे लोग नकाब ओढ़ कर रहते हैं। और रीमा ने भी वैसा ही नकाब ओढ़ रखा था, लेकिन यह नकाब जो है खुल गया आखिरकार और वो पकड़ी गई। अब आइए आगे बढ़ते हैं। और कल जो सवाल मैंने आप सबसे पूछा था, उस सवाल का जवाब आज मैं आप सबको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किसने उसका सबसे पहले सही जवाब दिया। कल मैंने ये पूछा था वो कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले ब्लड ग्रुप की खोज की थी। तो इसका जवाब है कार्ल लैंडस्टीनर। और इसका जवाब सबसे पहले, ऐसे तो हमारे बहुत सारे दर्शकों ने, 50 दर्शकों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और उन्होंने ये भी बताया है कि ये खोज कब हुई थी, कैसे हुई थी। लेकिन सबसे पहले जो सही जवाब दिया है वो भी इत्तेफाक से राजस्थान से हैं, प्रदीप भांबू जी। उन्होंने बताया है कि कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अब आइए मैं आपको बताऊं कि ये खोज हुई कब। ये साल 1900 में, यानी 1900 साल 1900 में ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट हैं कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने ब्लड ग्रुप
के बारे में पता किया और उन्होंने सबसे पहले 3 ब्लड ग्रुप का पता किया, ए, बी और ओ। इसके बाद आगे आगे डिस्कवरी होती रही, साइंस आगे तरक्की करते रहे और धीरे धीरे दूसरे ब्लड ग्रुप्स की भी पहचान हुई। इस शानदार डिस्कवरी के लिए, जो मेडिकल साइंस के लिए एक वरदान साबित हुआ, इस डिस्कवरी के लिए उनको 1930 में मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो वाकई हैट्स ऑफ टू साइंटिस्ट लाइक हिम। मतलब ऐसे लोगों के लिए जितने शब्द कहे जाए वो कम है। लेकिन चलिए, ये जो हमारे और आपके बीच बातचीत का सिलसिला है, हमें भी कुछ इसी बहाने से नया जानने को मिलता है और मुझे यकीन है कि आप लोगों को भी मिलता होगा। तो अब आइए अगले सवाल पर चलते हैं और आप सबसे गुजारिश करेंगे कि इस सवाल का जवाब जो है आप लोग देने की कोशिश करें। कैंसर के इलाज के 3 सर्वाधिक प्रचलित तरीके कौन से हैं? कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज़्यादा यूज्ड 3 मेथड्स क्या हैं? अगर आप इसका आंसर दे सकते हैं, अगर आप इसका जवाब दे सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। कल मैं सबसे पहले सही जवाब देने वाले दर्शक का नाम यहाँ कहूँगा, उनका उल्लेख करूँगा, और आज जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब दिया है, प्रदीप भांबू जी, उनके नाम का जिक्र तो मैं कर ही रहा हूँ और उनका मैं स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हमारे एक दर्शक हैं शेख साहिल साहब। इन्होंने बहुत प्यार से और बहुत अधिकारपूर्वक कहा है कि उनका नाम मैं अपने शो में ज़रूर लूँ, तो मैं स्पेशली इसीलिए शेख साहिल साहब का नाम मेंशन कर रहा हूँ। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है साहिल जी। इसके बाद कुछ दर्शकों के नाम और कमेंट्स मैं यहाँ पढ़ना चाहूँगा, जिन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। यूज़र IO6YF5RE, इन्होंने जवाब तो दिया है लेकिन इन्होंने अपना नाम मेंशन नहीं किया, तो मैं नाम नहीं पढ़ सकता। यही आईडी है जिससे जवाब आया है। और इसके अलावा है श्रीकांत मुर्मू जी, इन्होंने लिखा है कि मैं आपकी कहानी का रोज़ इंतज़ार करता हूँ। थैंक यू वेरी मच मुर्मू साहब, जानकर मुझे बहुत बढ़िया लगा। और सांवल राम सुथार साहब हैं। इन्होंने कहा है कभी कभी तीर न लगकर तुक्का भी काम कर जाता है। ये बात इन्होंने उस स्टोरी के लिए की है जिसमें छतरपुर की पुलिस टीम ने एक कत्ल के मामले को सुलझाने के लिए एक बाबा के दरवाजे पर दस्तक दी थी और उस बाबा ने जो प्रेडिक्ट किया था या पुलिस को जो क्लू दिया था उसी के मुताबिक कातिल पकड़ा भी गया। तो इस पर सुथार साहब ने ये बात कही है। कल वो कहानी मैंने आप सबको सुनाई थी। जय सुमन जी का भी कमेंट है। विजेंद्र सिंह जी हैं। विनय नासवाले, राज बोस, सार्थक गो, फेकांजली। बहुत टिपिकल हो गया, पहले नाम डिस्प्ले होता था लेकिन अब नाम डिस्प्ले नहीं होता है, सिर्फ आईडी डिस्प्ले होती है और आईडी में कई सारे, जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल नंबर्स लिखे हुए होते हैं, तो उसकी वजह से वो पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। भारती मप्पा एक आईडी है, सिविल सर्विसेज हब के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कमेंट किया है। परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से रोज़ कमेंट करते हैं। मनोज प्रभाकर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। खादा कोल्लो, पता नहीं क्या नाम है दोस्त, इन्होंने पूछा है कि सर आफ्ताब के मामले में उसके परिवार वालों का क्या कहना है। परिवार वालों का बयान पुलिस ने लिया है लेकिन अभी तक ये बात सामने नहीं आई कि उसके परिवार का इस मामले में स्टैंड क्या है। उन्होंने अपने बेटे और उस जो लड़की थी श्रद्धा, उसके रिलेशनशिप को लेकर क्या बोला है ये नहीं पता चल पाया है। गोपाल गोस्वामी जी का भी कमेंट है। सुनील संगारी साहब हैं और वसावा चंद्र सिंह साहब, नवीन दर्जी, भूपेंद्र प्रजापति, प्रियरंजन राज, और भी बहुत सारे कमेंट हैं। मीरा देवी जी बिहार से हैं, उन्होंने कमेंट किया है। सादिक अंसारी साहब का भी कमेंट है। रेखा भाट का भी कमेंट है। हरीश जी हैं। गायत्री खुराना, कुलदीप वर्मा, पम्मी ठाकुर, मरियम मोहम्मद, अर्चना रुकाडे, शेख साहिल साहब का तो मैं जिक्र कर ही चुका हूँ। इंदिरा टूर एंड ट्रेवल्स, मनोज कुमार जी, ललित राठिया, मैथ्यूज, नहीं मैथ विथ SUVU। खैर कुल मिलाकर बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया है और मैं सारे लोगों के लिए बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूं कि आप लोग इतना रिस्पॉन्ड करते हैं, एक एक सवाल का इतना जवाब देते हैं।
इस वीडियो पर अपनी राय देते हैं। तो ये सिलसिला यूं ही बनाए रखिएगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी नई कहानी, किसी नए वाक़ये के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।